युद्ध एक जटिल कार्य है। केवल एक साधारण त्रुटि के होने से पूरी विपत्ति हो सकती है। एक सैन्य अभियान की विफलता से लेकर अपने ही सैनिकों और सहयोगियों की हत्या तक। आज इसे मित्र अग्नि कहा जाता है। इतिहास में इन दुखद और घातक त्रुटियों का पता चलता है। प्रौद्योगिकी और सैन्य संचार में उन्नति के बावजूद आज भी ऐसी घटनाएं होती हैं। आज के एपिसोड में हम इतिहास के सबसे हानिकारक काल में हुई 5 मित्र अग्नि की घटनाओं की जांच करेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध। विश्व के युद्धों में आपका स्वागत है। सितंबर 1939 को युद्ध यूनाइटेड किंगडम के लोगों के लिए तीसरे दिन में था और इस बहुत ही प्रारंभिक संयोग में तनाव दुश्मन से अधिक खतरा था। यूनाइटेड किंगडम के लोगों के लिए युद्ध झूठे अलार्म की श्रृंखला के साथ शुरू हुआ। जैसे कि जर्मनी विमानों का डर ब्रिटेन शहरों पर मौत बरसा रहा है, जैसा कि उन्होंने स्पेनिश नागरिक युद्ध के दौरान किया था, वह हर बातचीत पर एक गहरे ग्रे बादल की तरह छाया हुआ था। ऐसी चिंताएं नागरिक जनसंख्या तक ही सीमित नहीं थीं, क्योंकि अब रॉयल एयरफोर्स के फाइटर कमांड के फाइटर पायलट ब्रिटेन द्वीप समूह की सुरक्षा में उनके कंधों पर रखे बोझ का भार महसूस करने लगे थे। इस दबाव और पारनोया के कारण उस दिन एक दुखद घटना घटने वाली थी। घटना के आसपास हुई विवादित विवरण अभी भी विवादास्पद हैं। बार्किंग क्रीक की लड़ाई में ब्रिटेन लड़ाकू विमानों ने एक जर्मनी गठबंधन का पीछा करने के लिए वेस्ट मर्सी एसेक्स के ऊपर उड़ान भरी, जिसे रडार पर पकड़ा गया। हॉकर हरिकेन और सुपरमरीन स्पिटफायर दुश्मन विमानों का पीछा कर रहे थे, पर उन्हें यह अनजान था कि रॉयल एयरफोर्स पायलट अधिकारी मोंटेग्यू हॉल्टन हैरोप और फ्रैंक रोज अपने हरिकेन में उड़ान भर चुके थे। स्पिटफायर्स और हरिकेन्स जब लुफ्तवाफे विमानों की खोज में थे, तब नंबर 74 स्क्वाड्रन की स्पिटफायर्स उड़ान ने 2 जर्मनी लड़ाकू विमानों की पहचान कर हमले की तैयारी की। बेशक ये जर्मनी विमान नहीं थे, ये देर से आए हरिकेन्स थे। स्पिटफायर्स की ब्राउनिंग मशीन गन से दोनों विमानों को मौत के हिट मिले। पायलटों ने भयानक गलती का एहसास करने से पहले पायलट फ्रैंक रोज ने हरिकेन से बाहर निकलने की योजना बनाई, लेकिन मॉन्टेग्यू हॉल्टन हैरोप की पीठ पर गोली चली, जिसने उन्हें तुरंत मौत दे दी और उन्हें हरिकेन में छोड़ दिया, जो सफोल्क के हिंटलेशम में मैनर फार्म पर गिरा। स्पिटफायर पायलट जॉन फ्रीबोर्न और पैडी बर्न को इस घटना के लिए कोर्ट मार्शल किया। फिर भी याचिका का अधिकांश ठका हुआ है। दोनों पुरुषों ने रॉयल एयरफोर्स में सेवा जारी रखी। बर्न को 1 साल बाद फ्रांस पर गिराया गया, पकड़ा गया और युद्धबंदी शिविर में रखा गया। दूसरी ओर फ्रीबोर्न ने वायुयान के रूप में प्रतिष्ठित करियर किया, यूनाइटेड किंगडम की लड़ाई में सबसे अधिक युद्ध घंटे निभाए और 13 से अधिक जर्मनी विमानों को गिराए। विंग कमांडर की पदवी प्राप्त करने और विशिष्ट उड़ान क्रॉस से सम्मानित होने के बावजूद उन्होंने जीवन के अंतिम दिनों में माना कि हॉल्टन हैरोप की यादें और उनकी गन्स ने उन्हें मार दिया था। दुर्भाग्य से फ्रैंक रोज को 18 मई 1940 को फ्रांस में मारा जाएगा। यह घटना युद्ध के प्रारंभिक दिनों में रॉयल एयरफोर्स की रक्षा में कई कमियों को उजागर करती है। कुछ तकनीकी और कुछ संचालनात्मक हैं। संदेह बना रहता है कि स्पिटफायर्स के नेता रॉयल एयरफोर्स अधिकारी दक्षिण अफ्रीका अडोल्फ मालेन ने कोर्ट मार्शल में अपने हस्तक्षेप के बारे में झूठ बोला, जो फ्रीबोर्न की रक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा था। मालेन बावजूद अपनी घटना के रॉयल एयरफोर्स के शीर्ष युद्ध एसएस में से एक बन गए। शायद दुखद तथ्य यह है कि हॉल्टन हैरोप की मृत्यु पूरी तरह से अनावश्यक थी, क्योंकि बाद में पता चला कि उस दिन पश्चिमी मर्सी में कोई जर्मनी विमान नहीं थे। रडार सेट में तकनीकी खराबी ने स्कोप्स पर एक झूठी छवि उत्पन्न की थी। द्वितीय विश्व युद्ध में पहले रॉयल एयरफोर्स पायलट होने के साथ साथ हॉल्टन हैरोप और फ्रैंक रोज के हरिकेन्स स्पिटफायर द्वारा गिराए जाने वाले पहले विमान भी थे। 1942 में 18 अप्रैल को प्रशांत और एशिया में जापान की भागती फिरती सफलताओं के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका B-52
52 मिचेल्स द्वारा पवित्र घरेलू द्वीपों पर संयुक्त राज्य अमेरिका आकस्मिक हमले से जापान की जनसंख्या डरी हुई और क्रोधित हुई, जिसे कर्नल जिमी डूलिटल ने नेतृत्व किया था। बम्बर विमान यूएसएस हॉर्नेट से जापान पर हमले के लिए उड़े, लेकिन वापस नहीं लौट सके। सभी चीन क्षेत्र की ओर उड़े, सिवाय एक के जो सोवियत संघ में उतरा। डर की समान हमले अनुसरण होंगे 1937 से चीन में क्रूर अभियान कर रही जापान सेना ने ऑपरेशन गो शुरू किया। उद्देश्य झेजियांग प्रांत को कब्जा करना था, जो चीन में अभी भी चीन नियंत्रण के अधीन एकमात्र तटीय क्षेत्र था। उस समय कई संयुक्त राज्य अमेरिका दलों ने इसका उपयोग भागने के लिए किया था। प्रांत में चीन सेनाओं की प्रशिक्षण और सुसज्जित करने में कमी थी, फिर भी उनकी संख्या 1/4 मिलियन से अधिक थी। नागरिकों को शामिल नहीं किया गया था, जो जापान सेनाओं के बर्बर व्यवहार को जानकर प्रतिरोध कर सकते थे। इसलिए जापान कमांडरों ने 1,70,000 सैनिकों के 8 डिवीजनों का संगठन किया, टैंकों और विमानों से समर्थित, जानते हुए कि जापान सेना की गुणवत्ता उनके पक्ष में संतुलन झुका देगी। जापान ने किसी भी संभावना का जोखिम नहीं उठाया और इसलिए निर्णय लिया कि इकाई 731 के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित जैविक हथियारों का उपयोग करके शत्रु जनसंख्या को संक्षिप्त करें। जापान वैज्ञानिकों को अपने हथियारों का बड़े पैमाने पर परीक्षण करने का मौका मिला, जिसे उन्होंने अपनी रचनात्मकता को ज्यादा से ज्यादा लोगों को संक्रमित करने में विकसित करने के लिए उपयोग किया। विमानों ने ब्यूबोनिक प्लेग से संक्रमित फ्लीज सहित प्लेग बम ड्रॉप किए। उन्होंने जल आपूर्ति को संक्रमित करके कोलेरा, टाइफाइड आदि बीमारियों को फैलाया और 3,000 चीन कैदियों को उनके समुदायों में वापस लौटाया ताकि वे बीमारी को और फैला सकें। चीन में रिकॉर्ड रखने की स्थिति खराब थी, इसलिए सही आंकड़े तय करना कठिन है, लेकिन अनुमान है कि बम, गोली और जैविक हथियारों द्वारा जापानियों द्वारा मारे गए लोगों की संख्या लगभग 1/4 मिलियन है। एक जापान रिपोर्ट ने दावा किया कि जैविक हथियारों के कारण 30,000 चीन सैनिक हताहत हुए, हालांकि इसमें स्थानीय जनसंख्या के बीच हुए सहायक क्षति शामिल नहीं है। जापान वैज्ञानिकों ने ऑपरेशन की निगरानी की। यह सफलता के साथ दिखाता है कि ऐसे हथियार सैनिकों के लिए बड़ा खतरा भी है। जापान रिकॉर्ड के अनुसार उनके 10,000 सैनिक अनजाने में यूनिट 731 के हथियारों से संक्रमित हुए और बीमार पड़े, जिसमें से 1,700 की मौत हो गई। यह उल्लेखनीय है कि जापान पहले ही संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, नीदरलैंड और चीन के खिलाफ एशिया और प्रशांत महासागर में लड़ रहा था, इसलिए 1942 में उनके हथियारों से मरने या अक्षम होने की संख्या बहुत बड़ी थी। यह स्पष्ट है कि रोग को हथियार बनाया जा सकता है, परंतु इसे पूरी तरह से नहीं नियंत्रित किया जा सकता। अपने साथी स्पिटफायर के मुकाबले हॉकर हरिकेन द्वितीय विश्व युद्ध के प्रगति और जर्मनी फाइटर प्रौद्योगिकी के ताजगी के साथ सामना नहीं कर पाया और धीरे धीरे रॉयल एयर फोर्स के प्रमुख फाइटर प्रकारों में से एक के रूप में उसकी उपेक्षा की गई। मजबूत एयरफ्रेम और स्थिर गन प्लेटफॉर्म होने के कारण निर्णय लिया गया कि युद्ध विमान को जर्मनी टैंकों के मुख्य शिकार के रूप में भूमि हमला प्लेटफॉर्म के रूप में नई जिंदगी मिलनी चाहिए। इसका परिणाम हुरिकेन 2B में हुआ, जिसने अपनी 8 ब्राउनिंग मशीन गन्स को 4 कठोर प्रहार 20 मिलीमीटर कैनन और अंडरविंग बम रैक के लिए छोड़ दिया। 175 स्क्वाड्रन ने 3 मार्च 1942 को रॉयल एयर फोर्स वर्मवुड में भूमि हमला हुरिकेन के साथ पुनः सुसज्जित होना और नई रणनीतियों की गहन प्रशिक्षण शुरू की। सेना अधिकारियों और उच्च पदाधिकारियों को नई युद्ध विमान का प्रदर्शन करना चाहते हुए, जिस पर पुरुष भूमि हमला हुरिकेन के पास सहयोग निर्भर होगा, सैलिसबरी मैदान के पास इम्बर गांव में डमी सैनिकों और वाहनों के खिलाफ एक आग की शक्ति प्रदर्शन की व्यवस्था की गई, जो युद्ध प्रयासों के समर्थन के लिए त्याग दिए गए थे। उपस्थित होने की उम्मीद वालों में प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल खुद थे, जिनके साथ यूएस जनरल जॉर्ज मार्शल, संयुक्त राज्य अमेरिका सेना के मुख्य स्टाफ होंगे। प्रदर्शन के महत्व को समझते हुए कई ड्रेस रिहर्सल करवाए गए, जिसमें पायलटों को हमलों का अभ्यास करने की अनुमति मिली और कई मेहमानों को भी उन्हें देखने का निमंत्रण दिया गया। सोमवार 13 अप्रैल 1942 को नंबर 175 स्क्वाड्रन से 6 हरिकेन की उड़ान इम्बर में इन ड्रेस रिहर्सल में भाग लेने के लिए उड़ान भरी, जहां एक बड़ी भीड़ ने निरीक्षकों को ठहराया था, हमले का इंतजार कर रहे थे।
पिछले ड्रेस रिहर्सल बिना बाधा के होने के कारण इसका अलग होने की संभावना नहीं थी। मौसम सूखा और धूप वाला था, जिसने धुंधलापन पैदा किया। इससे दूरी में विमान को देखना चुनौतीपूर्ण हो गया, क्योंकि वे केवल बिंदुओं के रूप में दिखाई देते थे। इसने हरिकेन पायलटों को अपने नेता का पालन और लक्ष्यों को ढूंढने में और अधिक केंद्रित होने पर मजबूर किया। प्रदर्शन में उपस्थित एक मेहमान SAS के माइकल रिचर्ड फुट थे, और वह अपनी स्मृतियों में वर्णन करेंगे कि आगे क्या हुआ। उदाहरण, हम लंबी कतार में हजारों नीचे खड़े थे। एक समान रूप से विपरीत नीचे बड़ी और छोटी लॉरियों की लंबी कतार थी। एक हरिकेन हमारी दाईं ओर नीचे दिखाई दिया, हमारी तरफ जा रहा था। इसके पंख झिलमिले। मैं तत्काल नीचे कूद गया। हम में से अधिकांश ने भी ऐसा ही किया। यह ऊपर से गुजर गया और गया। उसके बाद स्ट्रेचर बियरर की पुकार सुनाई दी। हरिकेन के स्ट्रेफिंग रन में 25 लोग मारे गए और 88 से अधिक लोग घायल हुए। 21 वर्षीय सर्जेंट विलियम मैकलॉफ्लिन हरिकेन के पायलट ने बताया कि धुंधले माहौल में उन्होंने हरिकेन की दृष्टि खो दी थी, और जब उन्होंने दर्शकों को देखा तो उन्होंने समझा कि वे वही पुतला सैनिक हैं जिन्हें उन्हें नष्ट करना था। वह अपनी गलती का एहसास तभी किया जब वह भीड़ के ऊपर से उड़ा और आश्रय की ओर दौड़ते देखा। घटना को मैकलॉफ्लिन की कम दृश्यता और खराब निर्णय संयोग का दोषी माना गया। मैकलॉफ्लिन अंततः सक्रिय उड़ान पर लौटे, लेकिन फ्रांस पर संचालन के सिर्फ 2 महीने बाद ही मारे गए। चर्चिल और जनरल मार्शल की उम्मीद के मुताबिक घटना का संचालन हुआ और इसे छुपाया गया। डर था कि यह रॉयल एयरफोर्स की हवाई सहायता देने की क्षमता, आत्मविश्वास और मनोबल को क्षति पहुंचा सकती है। इस प्रकार युद्ध के कई वर्षों बाद घटना के आसपास के अधिकांश विवरण भ्रामक और कभी-कभी विरोधाभासी थे, और यह संत जाइल्स की चर्च में वॉरमिंस्टर में 2012 में एक स्मारक पत्थर का अनावरण होने तक नहीं होगा कि इसे अंततः औपचारिक मान्यता मिली और सत्य प्रकट हुआ। एक 1944 के अप्रैल 29 को संयुक्त राज्य अमेरिका नौसेना मोटर टॉर्पीडो बोट PT-3462 दो अन्य नावों PT-347 और PT-350 के साथ रबॉल के पास संचालित हो रहा था। PT-346 लेफ्टिनेंट जूनियर ग्रेड जेम्स आर की कप्तानी में था। बर्क और उनकी कमांड के तहत टिपिकल 17 पुरुषों के अलावा उनके पास संयुक्त राज्य आर्मी ऑब्जर्वर लेफ्टिनेंट कर्नल पेटेट और रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी के लेफ्टिनेंट एरिक हावर्ड के रूप में 2 यात्री थे। उस दिन उन्हें खबर मिली कि PT-347 एक प्रवाल पर फंस गया था और दुश्मन विमानों ने उस पर हमला किया था। PT-350 पहले ही 327 की सहायता के लिए आ चुका था और उसके तोपों ने एक दुश्मन विमान को नष्ट किया। हालांकि जब विमान समुद्र में गिरा, टॉर्पीडो नावों के लोगों ने देखा कि उस पर जापान पहचान का चिन्ह नहीं था। इसमें एक सितारा और बार था। उन पर संयुक्त राज्य अमेरिका नेवी वॉट फॉर यू कॉर्सेयर्स ने हमले किए, जिन्होंने गलती से उन्हें जापान नामों समझा था। PT-346 कर्मचारी आग के भयानक दृश्यों से परिचित थे। बस 1 महीने पहले 27 मार्च को PT-346 ने अपने 2 साथियों की सहायता की थी, जिन पर रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के विमानों ने अनजाने में हमला किया था। 2 टॉर्पीडो नावों को डुबोया गया, 8 संयुक्त राज्य अमेरिका मरे और 12 घायल हुए। लेफ्टिनेंट बर्क और उनकी टीम 1230 बजे स्थल पर पहुंची, जहां उन्होंने देखा कि फंसी 347 और गोली मारी 350 नावें कम से कम 3 मील दूर समुद्र तट से थीं, जहां अपशकुनी प्राणियां उन्हें छुड़ाने की कोशिश कर रही थीं। ये जापान सैनिक थे और बर्क का आदेश था कि अगर 327 को रीफ से नहीं हटाया जा सकता तो क्रू को उतार देना और जहाज को नष्ट कर देना चाहिए। इस दौरान PT-350 कॉर्सेयर्स ने इंजन की क्षति के बाद बेस पर वापसी की। जहाज को मुक्त करने की करीब 1.5 घंटे की कोशिश के बाद हवा फिर से एरो इंजनों की आवाज से गूंजने लगी। संयुक्त राज्य अमेरिका नौसेना विमान की पहचान करके नाविकों ने तट पर जापान हमले के खिलाफ हवाई सुरक्षा की सांत्वना ली। पिछले दिन की घटनाओं के बाद 327 को रीफ से हटाने वाले लोगों ने मान लिया कि अब तक पायलट्स को स्थान की चेतावनी मिल चुकी होगी। हालांकि उनका विश्वास गलत था। संयुक्त राज्य अमेरिका विमानों ने सोचा कि ये जापान गनबोट्स हैं और हमला किया। क्रूमैन ओलिजे टैली ने याद किया कि उसके बाद क्या हुआ। उदाहरण, पहला बम मेरे इंजन कक्ष के नीचे गया और मेरे इंजन और बैटरी को बिगाड़ दिया। वहां से बाहर निकलते ही मैंने देखा कि स्किपर गिरा दिया गया था। गवाहों का कहना है
लेफ्टिनेंट बर्क ने महसूस किया कि हमले के अधीन हैं और उन्होंने एक 8 फुट का संयुक्त राज्य अमेरिका झंडा लहराया पायलटों को चेतावनी देने के लिए, जब उन्हें मशीन गन की गोली लगी। टॉर्पीडो नाव के डेक पर मर रहे, जबकि मेडिक जॉन फ्रैकोविक ने उनकी देखभाल की। लेकिन बर्क यह समझते हुए कि उनका समय आ गया था और देखते हुए कि फ्रैकोविक के पास जीवन जैकेट नहीं था, ने मेडिक से अपना निकालने और खुद पहनने का आदेश दिया। मेडिक अनिच्छापूर्वक आज्ञा माने। संयुक्त राज्य अमेरिका विमानों के हमले के कारण शेष कर्मियों ने पीटी 346 को त्यागने का निर्णय लिया, जैसा कि पीटी 347 के कर्मी ने किया। बाद में उन्होंने कोई विकल्प नहीं रहने के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका विमानों पर हमला किया और एक ग्रमन F-6F हेलकैट को गिरा दिया। जीवन नाव तैयार करते समय एक अकेला बम 364 वर्ग में फूटा, जिसकी वजह से टैली को अपने जूतों से बाहर फेंक दिया गया। दोनों टॉर्पीडो नावों को हमले में नष्ट कर दिया गया। इससे पुरुषों को पानी में तैरने और मलबे के टुकड़ों या एक दूसरे को पकड़ने में कठिनाई हुई। लेकिन भयानक समय अभी खत्म नहीं हुआ था। लगभग 1 घंटे के लिए पुरुषों को बार बार संयुक्त राज्य अमेरिका विमानों के हमलों का सामना करना पड़ा, जिससे पानी में और अधिक लोग मारे गए। कुल 21 लोग मारे गए, जिनमें पीटी 350 पर पहली घटना के दौरान 3 शामिल हैं। डी-डे के बाद और नॉर्मैंडी तट पर बीचहेड स्थापित करने के बाद सहयोगियों को फिर उतरती हुई जर्मनी सेना से सामना करना पड़ा, जो उनके ब्रेकआउट को रोकने का प्रयास कर रही थी। नॉर्मैंडी और आसपास की भूभाग जर्मनी रक्षकों के लिए उपयुक्त थी, जहां संकीर्ण लाइनें और ऊंचे हेजरोज ने जर्मनी टैंकों और पैदल सेना को छिपने की सुविधा दी। वे वेंटेड पेंजरफॉस्ट हथियार के साथ थे, जिससे वे सहयोगी आर्मर यूनिट्स पर घात कर सके। इससे नाराज होकर संयुक्त राज्य अमेरिका कमांडर जनरल ओमार ब्रैडली प्रथम सेना ने सेंट लो के पास जर्मनी लाइनों में छेद करने का विचार किया, जिससे उनकी सेना बाहर निकलकर दक्षिण की ओर जा सकती थी और जर्मनी सेना को घेर सकती थी, जहां उन्हें समर्पण करने के लिए मजबूर किया जा सकता था। यह जर्मनी बलों के पश्चिमी फ्लैंक पर दबाव डालेगा, जिन्होंने फील्ड मार्शल मॉन्टगोमरी के नेतृत्व में ब्रिटेन सेना को ब्रैडली के लोगों के पूर्व में बांध दिया था। ब्रैडली ने ऑपरेशन कोबरा के नाम से संयुक्त राज्य अमेरिका को बुलाया। 8वीं वायुसेना ने अपने रणनीतिक बम्बरों के जहाजों को अपनी सेनाओं की स्थितियों के आगे 5-2 किलोमीटर क्षेत्रफल को बर्बाद करने के लिए बुलाया। बमबारी समाप्त होने के बाद ब्रैडली की सेनाएं आगे बढ़तीं। जर्मनियों को ठीक होने का समय कम मिलता, जिससे ब्रैडली को ब्रेकआउट प्राप्त करने में सहायता मिलती। योजना में संदेह था, जिसमें विशाल बोइंग B-17 फ्लाइंग फोर्ट्रेस बम्बरों की लहरें शामिल थीं, जिनके कर्मचारी शहरों को निशाना नहीं बल्कि करीबी वायु सहायता प्रदान करने में अधिक योग्य थे। 8वीं वायुसेना के कमांडरों ने ब्रैडली से कहा कि उनकी सेनाएं लक्ष्य क्षेत्र से कम 3 किलोमीटर दूर होने चाहिए, ताकि वे भटके हुए बम के प्रहार से बच सकें, और वह इसे सुधार रहा था। ब्रैडली ने विरोध किया। उन्हें लगा यह उनकी सेनाओं के लिए बहुत दूर था कि वे बमबारी के बाद जिस क्षेत्र में होने चाहिए वहां पहुंचे। अनेक बातचीतों के उपरांत दोनों पक्ष ने 1.2 किलोमीटर की दूरी पर विराम लिया। ब्रैडली की दूसरी शर्त थी कि बमबारी करने वाले विमान संयुक्त राज्य अमेरिका लाइनों के समानांतर उड़े, जिससे वे आशा करते थे कि अपने लोगों के लिए जोखिम कम होगा। ब्रैडली ने माना कि विमान से गिरते बम उनकी सेनाओं की स्थिति की ओर कम भटकेंगे, लेकिन एयर फोर्स ने सूचित किया कि यह गारंटी नहीं है। 1954 के 24 जुलाई को B-17 विमान ने उड़ान भरने और अपने बेस पर वापस लौटने की शुरुआत की। उससे पहले नॉर्मंडी की छोटी उड़ानें बनाई थीं, जो क्रू ने युद्ध समय में नियमित रूप से जर्मनी को बमबारी करते थे। जैसे ही वे अपने लक्ष्य क्षेत्र के नजदीक पहुंचे, उन्होंने देखा कि यह बादलों से छिपा हुआ था। मिशन की सटीकता की आवश्यकता को समझते हुए और संयुक्त राज्य अमेरिका सैनिक इतने करीब होने पर बमबारी करने वालों को इंग्लैंड वापस जाने के लिए कहा गया। हालांकि बमबारी करने वालों का एक खंड पहले ही अपने आयुध को लक्ष्य क्षेत्र पर गिरा चुका था और परिणाम स्वरूप विनाशकारी परिणाम हुए। ब्रैडली की दृढ़ता के बावजूद बमबारी वाले लंबवत आगे बढ़े। कुछ बम लक्ष्य क्षेत्र से इतना दूर गिरे कि वे संयुक्त राज्य अमेरिका सैनिकों के बीच में गिर पड़े। हमले में 25 पुरुषों की मौत हो गई और अंधे क्रोध और अत्यधिक आत्मसंरक्षण के कॉकटेल से संयुक्त राज्य अमेरिका सैनिक संयुक्त राज्य अमेरिका विमानों पर गोलीबारी शुरू कर दी। ब्रैडली गुस्से में थे और उन्होंने पूछा कि 8वीं वायुसेना ने उनके दृष्टिकोण को क्यों नजरअंदाज किया।
उसे यह कारण बताया गया कि लंबवत दृष्टिकोण से बम फेंकने वाले विमानों का नजदीकी जर्मनी फ्लैग बैटरी से संपर्क करने का समय कम होगा और समानांतर दृष्टिकोण से संघीय हताहतों की बमबारी से बचने की कोई सुनिश्चित नहीं है। अगले दिन मौसम बेहतर होने पर बमबारी विमान फिर से उड़ने लगे। लक्ष्य क्षेत्र पर 1800 से अधिक विमान, जिनमें B-17 छोटे एकल और दोहरी इंजन वाले योद्धा शामिल थे, ने बमबारी की। वे विशेष लक्ष्यों पर हमला कर रहे थे और लुफ्तवाफे का हस्तक्षेप रोक रहे थे। पिछले दिन की दुर्घटना के बाद सैनिकों को योद्धा विमानों द्वारा सटीक हमले देखकर सांत्वना मिली। फिर B-17 आए। 12 के समूह में उड़ते हुए प्रत्येक के एक निर्धारित नेता ने अपने बम से लक्ष्य को चिह्नित किया ताकि अन्य उसे लक्ष्य बना सकें, और एक बार फिर उन्होंने लंबवत दृष्टिकोण से उड़ान भरी। कुल मिलाकर कुछ 12 मिलियन पाउंड विस्फोटक दोनों विमान और सैन्य से लक्ष्य क्षेत्र पर बरसे। एक समय राख और गड्ढों से ढका फ्रेंच ग्रामीण क्षेत्र को कई लोगों ने चांद की सतह की तरह देखा। 1000 से अधिक जर्मनी सैनिकों की मृत्यु बमबारी में हुई, जिसने ब्रैडली की सेनाओं को उनकी रेखाओं में विस्तार करने में सहायता की। हालांकि उन्हें कठोर प्रतिरोध का सामना अभी भी करना पड़ा। जल्द ही यह स्पष्ट हुआ कि ब्रैडली की सेनाओं पर बम गिरने से एक बार फिर सहयोगी हताहत हुए। 25 जुलाई की बमबारी में अंतिम गिनती 111 संयुक्त राज्य अमेरिका मरे गए और 500 से अधिक घायल हुए थे। इसे पिछले दिन मरे गए 25 के साथ मिलाकर यह संयुक्त राज्य अमेरिका सेनाओं के लिए युद्ध की सबसे खराब मित्र आग की स्थिति हो जाती है। शारीरिक रूप से प्रभावित होने वालों के साथ साथ बमबारी ने उत्तरजीवियों के बीच शेल शॉक के मामलों में भी तेजी से वृद्धि देखी। लेफ्टिनेंट जनरल लेस्ली मैकनेयर, जो ब्रैडली का अधीनस्थ और करीबी दोस्त भी थे, बमबारी में मारे गए लोगों में से एक थे। मैकनेयर का शरीर उनके फॉक्सहोल से 60 फीट दूर लक्ष्य क्षेत्र से दूर पाया गया था। उनका शरीर इतना बदहाल हो गया था कि वे केवल उनकी वर्दी के पद की पहचान से पहचाने गए थे। उस समय वह युद्ध के यूरोपीय रंगमंच पर मारे गए सबसे उच्च पद के संयुक्त राज्य अमेरिका अधिकारी थे। सर्वोच्च सहयोगी कमांडर द्वाइट डी आइजनहावर खफा थे और उन्होंने स्पष्टीकरण की मांग की। मजबूत हवाओं को दोष दिया गया है, जिन्होंने बमबारी विमानों द्वारा फेंके गए बमों के धुआं को भ्रमित किया, और अनुसरण करने वाले विमानों ने बम जल्दी छोड़ दिए। केवल अनुमान लगाया जा सकता है कि अगर बमबारी विमान ब्रैडली की मांग के अनुसार समानांतर उड़ते तो इससे कोई फर्क पड़ता या नहीं। और वहां आपके पास द्वितीय विश्व युद्ध के 5 विनाशक मित्र आग के मामले हैं। नीचे अपनी टिप्पणी, विचार और प्रतिक्रिया के साथ छोड़ दें। इस वीडियो को पसंद करें और चैनल की समर्थन के लिए सदस्यता लें। देखने के लिए धन्यवाद। अगली बार मिलेंगे।